गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखते हैं हफ्ते के इस पहले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की पिच है जिसपे ये आज का मैच होने वाला है। आपकी स्क्रीन पर पहले अमेरिकन मार्केट्स मिला जुला क्लोज था। नैस्डैक फोकस में था, वहां पे 1% के आसपास का उछाल, और गूगल जो टेक्नोलॉजी जायंट है 16% उसके शेयरों में उछाल। एक दिन में $65 बिलियन के आसपास मार्केट कैप ऐड किया और इसी के चलते वहां पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। नैस्डैक लाइफ हाईज पे था, ध्यान रखें। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा मुनाफावसूली का प्रेशर है। मैं कहता लगातार 1.5 हफ्ता है लगातार यूरोप में तगड़ा मोमेंटम था ग्रीस को लेकर अच्छी खबरों के बाद। टैक्स ऑफ FTSE 1/3% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। मुनाफा वसूली, लेकिन ओवर द वीकेंड खबरें यूरोप से अच्छी हैं। जर्मन पार्लियामेंट ने मंजूर दे दिया ग्रीस के बेल आउट को। यूरोपियन कमीशन ने करीब 7 बिलियन यूरोस का शॉर्ट टर्म लोन की मंजूरी दे दी है। आज से ग्रीस के बैंक्स मेरे ख्याल से 3 हफ्ते बाद खुलेंगे। कैपिटल कंट्रोल्स इन प्लेस रहेंगे। 60 यूरोस की जगह अब 400 यूरोस वहां के पब्लिक निकाल सकेगी, लेकिन बाकी कैपिटल कंट्रोल्स इन प्लेस रहेंगे। एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर भी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट की शायद हल्के हरे निशान 15-16 अंक के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। तो हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन इंडिकेशंस पॉजिटिव। जी रणनीति कैसे होगी फिर? मैं तो सोच रहा था कि $65 बिलियन मतलब अपने यहाँ की एक बड़ी कंपनी, अरे बिल्कुल 3 लाख करोड़ से ज्यादा ही कंपनी में एक दिन में खड़ी हो। आपकी पहली छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनी यार ऐसे होनी चाहिए, गूगल जैसी कंपनी होनी चाहिए। एक दिन की उछाल में एक नई कंपनी खड़ी हो जाए। बहरहाल आज भी जो है रुझान खरीदारी का होना चाहिए, क्योंकि सेक्टर्स लगता है जो मोमेंटम बना हुआ है वहां पे नो डाउट कि मार्केट बहुत ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। तो कॉल रेशियो बहुत सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है ब्रॉड बेस्ड, वो सजेस्ट करता है कि आपको स्टॉक स्पेशली अप्रोच लेते हुए अभी भी लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। वहीं पे ही ज्यादा कमाई हो सकती है। सेक्टर्स आज भी खरीदारी पे ही ज्यादा फोकस करें। एक आध शॉर्ट का खिलाड़ी हो सकता है। बिल्कुल सेम रणनीति। हमें लगता है मोमेंटम स्ट्रांग है, लिक्विडिटी गश है, कंटिन्यू शायद होता हुआ नजर आए, तो फोकस खरीदारी पर रहेगा। कुछ बड़ी इवेंट्स लाइंड अप है इस हफ्ते, थोड़ा सा नर्वसनेस उसकी चलते आएगी, तो आपको उसके लिए भी ब्रेसअप करना पड़ेगा। कुछ चुनिंदा सिलेक्टिवली बिकवाली करने की सलाह है, हालांकि वो इवेंट रिलेटेड नहीं है। हो सकता है वो द वीकेंड जो खबरें हैं इसके चलते हम मानते हैं कि दबाव देखने को मिले। अदरवाइज फोकस खरीदारी पर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होने का समय, वो तो हम फ्राइडे को भी हाईलाइट करते हैं, आज भी हमारा वही मानना है। शुरुआत कहां से? शुरुआत रेमंड के साथ करना चाहेंगे। उस सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी कंपनियों पर आप नजर रखनी चाहिए जो बढ़िया नतीजे दे सकती है या जिनकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन दिख रही है। आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट डबल हुआ था क्वार्टरली, और रेवेन्यूज में करीब 15-17% की उछाल देखने को मिली थी। और लेटेस्ट जो हमें जानकारी मिल रही है कि इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है तकरीबन 24% के आसपास रिपोर्ट होने को मिली, जो इसी मंथ के एंड में रिजल्ट आएगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक जबरदस्त इसमें तेजी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रिवैम्प किया है, पूरी स्टोरी रेमंड की चेंज होती है। और एक समय था कि बहुत ही क्लास को कैटर करते थे, अब धीरे धीरे ये मास की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टोर से रिवैम्प किया है, बिल्कुल बाटा जैसी स्टोरी। आप बाटा की पुरानी दुकान याद करिए और अब की याद करिए, वैसे ही रेमंड में बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ऑन ग्राउंड। तो सेक्टर्स लगता है कि जो जिस तरीके के इंडिकेशंस दिख रहे हैं, एक बेहतरीन नतीजा पेश करेगी कंपनी। 505 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले। 485 पे स्टॉप लॉस रखें। इरोज कहने की जरूरत नहीं है, वीकेंड में शायद आपने फिल्म देखी होगी, जबरदस्त हिट है। 2 दिन के जो फिगर्स आ रहे हैं वही है, लेकिन अगर तीसरे दिन का फिगर जब उसमें जोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली 100 करोड़ की तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी होगी। सेक्टर्स को लगता है कि इसका बड़ा फायदा इरोज को मिलेगा, चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पे भी एक खरीदारी का मौका आपके पास होगा। 650 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। आशीष फोकस में शुरुआत में तो खरीदारी रहने वाली है। सबसे पहले ओबरॉय रियल्टी, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं, आप जानते भी होंगे, अगर फंडामेंटली किसी रियल एस्टेट कंपनी पे आपको बेट करना है तो शायद चुनिंदा कंपनीज हैं जिनमें से एक ओबरॉय रियल्टी का नाम आता है। एक बेहतरीन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई इश्यूज नहीं, क्लीन बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नजर आती है। तो ओबरॉय रियल्टी तो वैसे भी हमें पसंद आता है, लंबी अवधि के लिए आज से तो हमेशा बेटर है हमारा। पर इस कंपनी ने वो तो वीकेंड बेहद स्ट्रांग नंबर्स भी घोषित करें। रियल एस्टेट का एक सेगमेंट है, दूसरा हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट है, और दोनों ही सेगमेंट्स में बेहद स्ट्रांग मोमेंटम आपको नजर आएगा। Q1 यानी कि पहली तिमाही के जो वीकेंड पर रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यूज 20% का उछाल, इबिटा 31% साल दर साल का जंप, मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और इंटर्न मुनाफा 24% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। चुनिंदा ऐसी कंपनीज होंगी जो इस क्वार्टर में भी रियल एस्टेट में इतने स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर कर सकती हैं। इस कंपनी को रडार पे रखें आज के लिए। ओरिएंट ग्रीन पावर, मैक्रो एनवायरमेंट के लिए आज से जो मैक्रो आउटलुक है वो तो हमें वैसे ही बेहद स्ट्रांग नजर आता है उन स्पेसिफिक कंपनीज में जो रिन्यूएबल स्पेस पे फोकस करती हैं।
हालांकि इस समय ऑर्डर्स लेआउट होना, ऑर्डर्स एक्रिशन होना, ऑर्डर्स एक्चुअली काम शुरू होना थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा लॉन्ग राउंड प्रोसेस तो है ही है FY16 में। लेकिन ये तमाम कंपनी बड़ा गुंजाइश रखती हैं कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग दिखा सकें। ओरिएंट ग्रीन पावर पे तो खैर बोर्ड ने यहाँ पे इस कंपनी के जो गायत्री ग्रीन पावर में जो स्टेक था 26% के आसपास, उसे डाइवेस्ट करने की भी मंजूरी दे दी है। ये ओवर द वीकेंड जो खबरें आई थी ये उसी का अपडेट है। हमें लगता है इस काउंटर पर आप रखें 14.25 14.5 तक के लेवल से आज की ट्रेडिंग सेशन में शायद ये मोमेंटम दिखा सकता है। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिफरेंट ट्राई जानने का। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NCC सिलेक्टर्स को पसंद आ रही है। उनको लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तमाम सारे डेवलपमेंट की उम्मीद भी हम कर रहे हैं जो कि आपको अगले 10, 15, 20 दिनों में सुनाई पड़ेंगे। लेकिन वैसे भी सिलेक्टर्स करता है कि जो कंस्ट्रक्शन रोड प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियां हैं वो खास फोकस में रहनी चाहिए। लास्ट वीक हमने आपको बताया कि MEP भी नजर रखी, अच्छा रिटर्न्स में दिया था क्योंकि NHAI की तरफ से बड़े ऑर्डर्स रिलीज होने वाले हैं और वो इतने बड़े ऑर्डर्स हैं कि उसमें बहुत सारी कंपनियों का मेजर चंक हो सकता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि रोड सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है ये और इसका भी स्टेक बनता हुआ। सेक्टर्स को लगता है कि इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स होने कॉर्पोरेट्स वाले वो एक अलग बूस्ट इसके लिए होंगे। 90 का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। अगर 90 के ऊपर ये आज सस्टेन करता है तो पोजीशन कैली करने की सलाह होगी। 80 के आसपास स्टॉप हो सकते हैं। JSL या जिंदल स्टेनलेस, हमें लगता है वैसे भी मेटल कंपनीज हरकत में रहनी चाहिए और JSL यानी कि जिंदल स्टेनलेस शायद एक बेहद स्ट्रांग मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो स्पेसिफिक काउंटर को लेकर तो हमारे एक्सपर्ट्स वैसे ही बुलिश हैं। ध्यान रखें क्योंकि हम मैक्रो एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक पॉकेट के लिए भी स्टील सेक्टर के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स अगर उभरेगा तो वो भारत ही होगा। तो हमारी इंटरनल कंजम्पशन बेहद स्ट्रांग होगी अगर वाकई मैन्युफैक्चरिंग में, कैपिटल गुड सेक्टर में एक अपटेक देखने को मिलता है। बस इकलौता चैलेंज इस समय, जो इकलौती दिक्कत इस समय है, जो चीपर इंपोर्ट्स हो रहे हैं इंडिया में, उसको लेकर दिक्कतें हैं। हालांकि सरकार भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है स्टील इंडस्ट्री को, जो चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से बड़ी सस्ती डंपिंग जिसे कहते हैं वो हो रही थी इंडियन मार्केट्स में। उसके लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर रही थी। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील पे वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी अगर आपको याद हो। अब बातचीत इंडस्ट्री में चल रही कि 15% से एक्चुअली कुछ नहीं बदलेगा। अभी भी जो डंपिंग हो रही है, बाहर से जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है डोमेस्टिक स्टील से सस्ता पड़ रहा है। तो कहा जा रहा है 15% से बढ़ाकर इसे 25% करने की जरूरत है। इनफैक्ट बड़े दिग्गज FI ब्रोकरेजेस ने इस बात को हाईलाइट करा है। आपको याद होगा नीलकंठ मिश्रा के स्विस के उन्होंने हाईलाइट करा था कि 25% जाना चाहिए। इस बीच खबरें ये भी थी, बीते हफ्ते ही खबरें आई थी कि बैंकिंग सेक्रेटरी ने शायद स्टील सेक्रेटरी को लिखा है, जो स्टील सेक्टर में NPAs लगातार बढ़ रहे हैं उसको स्टेम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि शायद अब सरकार वाकई मूव करती हुई नजर आए। ये सेक्रेटरीज के बीच में जो चर्चाएं शुरू हुई हैं इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और अगर डंपिंग ड्यूटी बढ़ाकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाकर अगर 25% कर दी गई तो इस स्पेस में हमें लगता है बेहद स्ट्रांग मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। JSL उन सिलेक्टिव कंपनीज में जो बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी इस डंपिंग के चलते, इस कंपनी के प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील, हॉट रोल, कोल्ड रोल, फ्लैट प्लेट्स, ये सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। जितनी तगड़ी पिटाई हुई थी उतना ही स्ट्रांग रिवाइवल फिर ये कंपनी शायद दिखा सकती है, इसलिए हमारे रडार पे है। ये कंपनी के प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्रियल यूज में, रेलवेज, मेट्रोज वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले हफ्ते वो जो 400 नए स्टेशन भी डेवलप करने की सरकार ने बात करी है, ये सब एनवायरमेंट पॉजिटिव होने की संकेत देता है। हमें लगता है इस कंपनी को रडार पे रखें, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम दिखा सकती है। और अगर ये वाकई जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है बढ़ती है तो JSL सिलेक्टिवली उन स्टॉक्स में से होगा जो बहुत शार्प रिएक्शन दे सकते हैं। और हमें लग रहा है ये शायद जल्द होता हुआ नजर आएगा। तो 50 तक के ट्रेडिंग के बेट्स लें। अगर एक खबर टूल पकड़ती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की खबरें आती है और पुख्ता होती हैं तो शायद आपके लिए मौके होंगे लंबी अवधि के लिए आते। इस समय से ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर पोजीशन पर आए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मिडिल ऑर्डर में खरीदारी का सिलसिला रखेंगे और रामकृष्ण फोर्जिंग पहला स्टॉक होगा जो RK फोर्जिंग के नाम से ज्यादा पॉपुलर सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बेहद स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नतीजों के प्रियम्प्ट करते हुए सेक्टर्स इसमें खरीदारी सलाह दे रहे हैं। पिछले क्वार्टर में आप देखिए, अब जब पहली बार इसको सेक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया था उसके बाद रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आए थे, डबल ट्रिपल हुए थे प्रॉफिट्स। हमें लगता है कि उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन अब कंसोलिडेट हुआ और अब यहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट काफी शानदार आने की उम्मीद यहाँ पे सेक्टर्स रखे चल रहे हैं। वैसे भी जिस तरीके से बड़े इन्वेस्टर्स इसमें चेक इन ऑलरेडी कर चुके हैं वो ध्यान में रखते हुए सेक्टर्स को क्या खरीदारी करनी चाहिए। 768 का टारगेट इसके लिए होगा।
रेपो इंडिया हाउसिंग फाइनेंस में सेलेक्टर्स को लगता है कि नजर रखनी चाहिए। काफी मोमेंटम तमाम स्टॉक्स में बना हुआ है और यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है 535 का टारगेट इजिली अचीव होगा, खरीदारी करके चले। IRB इन्फा लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। सेक्टर्स को लगता है कि ये थोड़ा सा वीक काउंटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बहुत क्लियर नहीं है और यहाँ पे एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। फ्राइडे सेशन में ये हल्के से इंडिकेशंस दिखे थे, 1.5% स्टॉक नीचे चला गया था। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। 7-8 रुपए नीचे के आसपास का टारगेट लेते हुए शॉर्ट करें, 230 पर लक्ष्य रखें, 241 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष फोकस खरीदारी पर रहेगा। अच्छा, ओवर द वीकेंड कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रिपोर्ट हो रहे थे और खासतौर पर पार्लियामेंट सेशन जो शुरू होने वाला है कल से, उसको लेकर थे। कहा ऐसा जा रहा था, मैं जिस तरह के आर्टिकल्स पढ़ा था, नीरज जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बातचीत ऐसी चल रही कि शायद जीएसटी हरी झंडी मिलती हुई नजर आए, कांग्रेस कॉर्नर हो चुकी है, बाकी शायद एलाइज है, बाकी सपोर्ट मिल रहा है इस सरकार को अगर वाकई जीएसटी के फ्रंट में मूव करना है। इनफैक्ट वो भी आ रहा था कि आईटी नेटवर्क जो है, आईटी पेरिफेरल नेटवर्क जो बना रहा है जीएसटी के लिए, सरकार अब उस पर ज्यादा थ्रस्ट दे रही है, हर तरह से चाहती है कि 1 अप्रैल 2016 से शुरुआत होती हुई नजर आए। अगर वो आउटसाइड चांस भी है और वो सरप्राइज स्प्रिंग अप कर सकती है सरकार इस जीएसटी बिल को पास करके इस पार्लियामेंट में, तो कुछ कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है। हालांकि बाजार के लिए तो ऑब्वियसली वो बड़ा स्ट्रांग एक इंडिकेशन होगा और कई सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव होगा सेंटिमेंट्स के लिहाज से, लेकिन गति जैसी कंपनीज के लिए बहुत गेम चेंजर है ये। इन कंपनीज को रडार पर रखें। अपने रीसेंट हाई से तो गति बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन दिखा चुकी है, बड़े मार्की नेम्स चेक इन हुए थे। हमें लगता है धीरे धीरे यहाँ पे एक्युमुलेशन, शायद ये जोन वही है, यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढ लेने चाहिए। आईटी पे फोकस होगा आज, साथ साथ पोजीशन सिस्टम्स कई बार हम हाईलाइट कर चुके हैं, आपने देखा होगा अपने रीसेंट डोज अब एक स्टॉक धीरे धीरे स्मार्ट बिल्डअप दिखा रहा है। हमें लगता है इस कंपनी को रडार पे रखें। जो दिक्कतें हैं क्वार्टरली, जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, इस क्वार्टर में वो अबाउट होंगी, यानी कि बॉटम आउट होती हुई नजर आएंगी और यहां से सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट होगा। एक बेहतरीन कंपनी है, जिन टेक्नोलॉजीज की बात दूसरी कंपनीज कर रही है, उस टेक्नोलॉजी स्पेसेस में, नई टेक्नोलॉजीज में इस कंपनी ने कब से पैर जमा रखा है। हमें लगता है इसको रडार पे रखें, अभी भी स्ट्रांग मोमेंटम दिखा सकता है। इन्फोसिस इस बार हमें लगता है इस कंपनी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इनफैक्ट मैं अगर सही हूं तो फ्राइडे को भी 1-1.25% के आसपास का उछाल इन्फोसिस में देखने को मिला था। हमें लगता है आज भी कुछ एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, 1000 के आसपास कामकाज कर रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम के लिए यहाँ पे अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। ओंकार स्पेशलिटी केमिकल प्योरली रिजल्ट पे सेलेक्टर्स ने इसको चुना है और उनको लगता है कि जिस तरह के रिजल्ट इसने पेश किए वो काफी एनकरेजिंग है। रेवेन्यूज आप देखें 53 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ के आसपास में ग्रोथ की, 60% के आसपास की ग्रोथ देखेंगे। वहीं मुनाफे में भी आप देखेंगे तो करीब 65-70% की जंप है, 4.97 करोड़ से बढ़ के 8.17 करोड़ की थी। यहाँ पे भी करीब 64% की ग्रोथ आपको दिख रही है। मार्जिन आप देखेंगे काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, 16% से बढ़ के 19% मार्जिन हो गया है। स्पेशलिटी केमिकल और एपीआई सेगमेंट में डील करती कंपनी, मैं लगता है कि ऐसे रिजल्ट्स जब कंपनियां पेश कर रही हैं तो उनको अच्छा रिवार्ड यहाँ मिलेगा, इसलिए खरीदारी करके चले। 175-80 का टारगेट डेफिनेटली यहाँ पे आता हुआ दिखे, क्योंकि ईपीएस में शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। 160 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष बॉम्बे डाइंग हमें लगता है हम बहुत लंबे अरसे से हमारी पसंद है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में से हम इसे मानते हैं और बॉम्बे डाइंग हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके हैं। इसी स्पेस से हमें एक जमाने में अरविंद पसंद था और बहुत बड़ा मोमेंटम उस काउंटर ने दिखाया है। बॉम्बे डाइंग भी उसी स्पेस से हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अब तक हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है, उतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं जिस तरह का हमें लगता है यहाँ पे गुंजाइश है इस काउंटर में स्ट्रांग अप मूव्स देने की। इस काउंटर को अपने रडार पे रखें। हम तो ये भी बेट कर रहे हैं कि इस बार शायद नंबर्स बेहतर देखने को मिले इस कंपनी के। फाइनेंशियल पोजीशन इस कंपनी की जो है ऑफ लेट ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है, यानी कि अच्छे खासे हालात, वित्तीय हालात इस कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। अब से 2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से 6 अगस्त को इस कंपनी की 135वीं एजीएम है। लंबा और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का। इस बीच हाउस होल्ड नेम बनी है कंपनी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटेल चेन्स है बेडिंग्स और टॉवल्स की, ध्यान रखें इस देश में। बेहतरीन बिजनेस है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई इशू बॉम्बे डाइंग को लेकर कभी नहीं उठा होगा। इसकी ग्रुप कंपनी चाहे वो ब्रिटानिया हो, हमने अरविंद की बात करी टेक्सटाइल स्पेस में, लेकिन इसकी ग्रुप कंपनीज आप ले लीजिए, ब्रिटानिया या फिर बॉम्बे बर्मा, इन सब कंपनीज में देखिए किस तरह का मोमेंटम आया है, किस तरह से अपने शेयरहोल्डर्स को वैल्यू क्रिएशन के जरिए इस ग्रुप ने रिवॉर्ड किया है। हमें लगता है बॉम्बे डाइंग का शायद टाइम करना मुश्किल है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। इस कंपनी में भी तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग, तगड़े अपसाइड पोटेंशियल्स। वैल्यू अनलॉकिंग की जब भी मैं बात करता हूं, मुझे तो बॉम्बे डाइंग में सबसे ज्यादा पसंद आता है जो एक तो कोर बिजनेस है, जो हमने कहा तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, हाउस होल्ड नेम बन चुका है, टॉवल्स के कारोबार जो है। हमें लगता है दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, अगर आप बॉम्बे या बॉम्बे के आसपास रीजन में, आप जानते होंगे बॉम्बे डाइंग के पास किस तरह की लैंड है।
वो लैंड जब वो वर्टिकल डीमर्ज होगा और अलग से उसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। उसकी टाइमलाइन पैक करना मुश्किल है, लेकिन बाजार बड़ा कीनली उस डेवलपमेंट को वेट कर रहा है। इस कंपनी ने हाल में 250 करोड़ रुपए के आसपास का एक यूनिट बेचा था बैलेंस शीट से स्ट्रेस कम करने के लिए। इससे हम कह रहे थे वित्तीय हालत सुधारने की कोशिश कंपनी कर रही है। कहा जा रहा है कुछ और यूनिट्स बेचेगी ताकि बैलेंस शीट में जो डेट है उसे रिड्यूस करा जा सके और फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो। तो वो स्टेप्स अब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इस कंपनी के। एक डार्क हॉर्स है वैसे भी। और ध्यान रखें, एफआईआईज ने बीते 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी में 2% के आसपास का स्टेक बढ़ाया है। रिलायंस कैपिटल, LIC, मॉर्गन स्टैनली, ये सब मिलकर 16% के आसपास इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तमाम बाजार के दिग्गज भी उस की ट्रिगर्स के वेट कर रहे हैं। सबका भरोसा है इस कंपनी में। हमें लगता है इसको रडार पे रखें। ये कंपनी आगे चलते हुए बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकती है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जैसे जैसे खबरें जो हम तमाम बताने अगर इसमें अनफोल्ड होती हैं तो ये काउंटर फिर तगड़ी रेटिंग की गुंजाइश तब रखेगा। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 टीम खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर हमारा फोकस। सबसे पहले यहाँ पे सुमित इंडस्ट्रीज, इस कंपनी में एक्सपर्ट्स माते खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 24 साल के आसपास का ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का भी है। कंसिस्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर करी है। हाल फिलहाल इस कंपनी ने तगड़े केपेक्स कल्मिनेट करें 400 करोड़ रुपए के आसपास के मैं ख्याल से इस कंपनी ने स्पेंड करे थे। वो सक्सेसफुली वो केपेक्स खत्म हो चुके हैं, तो शायद उसका कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आए। ये कंपनी पावर के फ्रंट पे इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो विंड पावर वगैरह लगाने की बात कर रही है, तो वो कॉस्ट सेविंग्स होती हुई नजर आएंगी। जो कारपेट्स बनाने का काम और उसको एक्सपोर्ट करने के काम में अब जो केपेक्स हुआ उसके बाद ये कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि कच्चे लागत वाली कंपनियों पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें इसका भी कच्चा तेल और उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी इस्तेमाल करती है, जिससे वो प्राइसेस गिने फाइनेंशियली बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं देगी। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। ट्रेडिंग के लिहाज से ACC में भी आप चाहें तो बिकवाली करने के मौके ढूंढ सकते हैं। ओवर द वीकेंड इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे। वॉल्यूम्स इतने कमजोर नहीं है, पर दिक्कत की बात है जो मार्जिन्स कोलैप्स होते हुए नजर आए वो दिक्कत की बात है। ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बड़ी है। आय में 1% की कमजोरी थी, ठीक है, साल दर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26% कमजोर, मार्जिन में 300-400 बेसिस पॉइंट्स का दबाव है। EBITDA में 28% कमजोरी और इसके चलते मुनाफा 45% गिरा है। लंबी अवधि के लिहाज से कंपनी अभी भी अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से यहां पे बिकवाली करने के मौके ढूंढे। फेडरल बैंक रिसेंट हाइज के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है। एसेट क्वालिटी इस कंपनी की वर्सन हुई है, कमजोर हुई है मेरा मतलब है, क्योंकि एक मेटल अकाउंट स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में उसमें दिक्कत देखने को मिली थी और उसका प्रेशर पूरी तरह से रिजल्ट्स में एविडेंट है। NII 7% बढ़ा, मुनाफा 35-36% कमजोर है। ग्रॉस NPAs, नेट NPAs में अच्छा खासा इजाफा है। हमें लगता है फेडरल बैंक भी शायद आज प्रेशर के साथ कामकाज करे। इवेंचुअली 73 तक के टारगेट तक यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। जी आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। डेल्टा कॉर्प होगा पहला खरीदारी के लिए सलाह है सेक्टर्स देना। फ्राइडे को भी रेकमेंड किया था, अच्छा खासा गेन्स ने दिखाया क्योंकि नतीजे काफी बेहतर आए थे। लेकिन सेक्टर्स को अभी लगता है पेंट अप डिमांड अभी बाकी है इसमें और ऊपर की स्तर जा सकता है। 90 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नजर रखिए। HPCL और BPCL दोनों में खरीदारी सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं, क्योंकि तमाम सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं इनको री रेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्रूड ऑयल की स्थिति देखते हुए ईरान सैंक्शंस हटने के बाद इन सारी कंपनियों की री रेटिंग होगी और जो प्राइस टारगेट यहाँ से 30-35% ऊपर के दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से तक इनके फेवर में जाएगा। दूसरी बड़ी चीज फेवर में है, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स इन कंपनियों के आएंगे, वो डेफिनेटली मार्केट को सरप्राइज करते हुए दिखेंगे। तो 955 के आसपास का BPCL का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। 930 पे स्टॉप लॉस रखे। HPCL इस पूरे पैक की सबसे स्ट्रांग कंपनी है। सेक्टर्स लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा गेंस आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे 885 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करें। 860 पे स्टॉप लॉस रखें। इसी के साथ आशीष और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर।